उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या। और अयोध्या से ही लगा हुआ एक गांव है भदरसा। भदरसा गांव के चौकी में एक विधवा एक प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचती है और वहां के चौकी इंचार्ज से कहती है कि मेरी ये शिकायत दर्ज कर लीजिए और मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है, उसे जल्द से जल्द न्याय दिलाने में मेरी मदद कीजिए। इस पर चौकी इंचार्ज जब उस प्रार्थना पत्र को पढ़ता है तो उसमें 2 आरोपियों का नाम होता है। जब वो दूसरे आरोपी का नाम पढ़ता है तो वह सोचने में मजबूर हो जाता है और वह उस महिला से कहता है कि ये दूसरे व्यक्ति का नाम आप यहाँ से काट दीजिए तो इसकी आगे की कार्रवाई बहुत आसानी से हो जाएगी। इस दूसरे व्यक्ति का नाम मैं इस शिकायत पत्र में नहीं लिख सकता। हम जिस जगह पे बैठे हैं ये चौकी उसी के घर पर ही बैठी है। इस तरह की बातें सुनने के बाद वो महिला साफ इनकार कर देती है कि नहीं, यही तो मेन आरोपी है, मैं इसे ही सज़ा दिलाना चाहती हूँ, इसने बहुत गलत काम किया है। इस पर चौकी इंचार्ज जो है वो अपने सीनियर थाना इंचार्ज के पास जाता है और उससे इस सारे मामले की जब बातें बताता है तो वो भी उसे यही सलाह देता है कि तुम किसी तरीके से उस महिला को मनाकर मामले को टालने की प्रयास करो, हम उस व्यक्ति का नाम यहाँ मेंशन नहीं कर सकते। इस पर जब उस महिला को वहाँ से निराशा मिलती है तो वो जो 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 पुलिसकर्मी होते हैं उन्हें लगता है कि वो मामले को दबा लेंगे और यह मामला यहीं के यहीं निपट जाएगा। मगर उन्हें नहीं पता था कि जिस मामले को वो लोग टाल रहे थे उसकी गूंज आज आगे चलकर हर जगह बजने वाली थी। क्या न्यूज़पेपर, क्या सोशल मीडिया, क्या पत्रकार, हर तरफ से, हर जगह से इस मामले की जांच, इस मामले पर बातें होंगी और यह मामला इतनी आसानी से दबने वाला नहीं था। आज हम इसी महिला और उसकी 12 साल की लड़की की आप बीती आपसे शेयर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम जिस सच्ची घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सच्ची घटना है अयोध्या के से लगा हुआ गांव भदरसा की। वहां पर एक विधवा होती है जिसके पति की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो चुकी होती है और उसकी 4 बेटी और 1 बेटा होते हैं। बेटा सबसे छोटा 6 वर्ष का होता है और उसकी 4 बेटियां होती है। घर में कमाने का जरिया केवल मजदूरी ही था और वो विधवा और उसकी बेटियां मिलकर किसी तरीके से घर का खर्च चलाते थे। लड़का बहुत छोटा था, वो पढ़ाई करता था। इस पर उसकी चारों में से जो सबसे छोटी बेटी थी, 12 साल उसकी उम्र थी, वो एक दिन बहुत उसके पेट में दर्द था, वो बहुत परेशान थी, वो बहुत दर्द से चिल्ला रही थी। तो वो फ़ौरन उसे पास के अस्पताल में लेकर जाती है और जब वह उसे पास के अस्पताल में लेकर जाती है तो जो उससे उस बच्ची की जांच कर रहा था जो डॉक्टर था वो हैरान होकर उस माँ की तरफ देखता, कभी उस बच्ची की तरफ देखता। उसको उस बच्ची की तकलीफ़ बताने के लिए सही शब्द नहीं मिल पा रहे थे। वो असमंजस में था, वो किस तरीके से उस महिला को बताए, वो सोच में पड़ चुका था। किस तरीके से हिम्मत जुटाकर वो डॉक्टर उस महिला को बताता है कि मैं आपसे इस बच्ची के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हालांकि ये 12 साल की है, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे मुमकिन है, मगर आपकी जो बेटी है वो 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। इस पर उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि इतनी छोटी बच्ची के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेरी बच्ची प्रेग्नेंट है 2.5 महीने से और न उसे खबर है, न घर में किसी को इस बात की भनक तक है। ये महीना जुलाई 2024 का अंतिम सप्ताह चल रहा था। इस पर वो माँ जो है वो अपनी बच्ची से पूछती है, उसे दिलासा देती है, उसे पुचकारती है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो डरो मत, अभी भी तुम मुझे बता सकती हो। 2.5 महीने से तुम ये सब बर्दाश्त कर रही हो, ऐसा क्या हुआ है, किसने किया है तुम्हारे साथ? क्योंकि उस बच्ची की उम्र इतनी छोटी थी कि उसके लिए ये सब बिना ज़बरदस्ती के उसकी मर्जी से हो पाना नामुमकिन था। ज़रूर कुछ उसके साथ गलत ही हुआ है। इस पर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और वो अपनी कहानी बताती है कि एक रोज़ वो मज़दूरी कर कर लौट रही थी तो एक बेकरी के सामने राजू नाम का लड़का उसे बुलाता है और उसे बिस्किट का लालच देकर फुसलाकर, क्योंकि वो महज 12 साल की बच्ची थी, वो उसकी बातों में आ जाती है और उसे कहता है कि चलो मैं सेठ जो मेरे मालिक है वो तुम्हें बुला रहे हैं, वो तुम्हें कुछ खाने को देंगे, तुम लेकर चली जाना। इस पर वो बच्ची मान जाती है और वो मासूम सी बच्ची उस बेकरी के अंदर जाती है। तो उस बेकरी के अंदर उस बेकरी का मालिक जिसका नाम मोहित खान है, जो कि समाजवादी पार्टी का एक्टिव कार्यकर्ता है, उसका नगर विधायक है,
वो उसके साथ वहाँ पर उसे एक ऐसे खाने की चीज़ें देता है जिसको खाने के बाद उसे बेहोशी सी होने लगती है। और उसके बाद वो मोईद खान जो है उसके साथ बलात्कार करता है और उस बलात्कार का वीडियो उसका नौकर राजू लगातार बनाता है। उसके बाद राजू उसके साथ बलात्कार करता है और उसकी वीडियो उसका सेठ बनाता है। इतना ही नहीं, उसे धमकाया जाता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो ये वीडियो हम सब जगह दिखाएंगे, वायरल करेंगे, सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे और तुम कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। 12 साल की बच्ची, उसे सही गलत का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, वो शांत रहती है। और ये दोनों यही नहीं रुकते हैं, उसे उस वीडियो के बाद से ब्लैकमेल कर कर कई बार उसके साथ बलात्कार किया जाता है। ये सिलसिला 2 ढाई महीने तक चलता है और जब उस लड़की की तबीयत बिगड़ती है तब जाकर उसकी माँ को इस सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जब उसकी माँ चौकी पहुँचती है और वहाँ के चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज जब जो है सही तरीके से एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं, उस चौकी की जो कि मालिक मोईद ही था, उसका नाम उसमें लिखने से मना करते हैं, तो वो माँ वहाँ से निराश होकर लगातार आना जाना करती है और थक हार कर वो एक महिला से मिलती है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थी। वो महिला फ़ौरन उस विधवा माँ के साथ वहाँ पहुँचती है और वहाँ पर बहस हो जाती है कि आप एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हैं, और ये बहस रुकने का नाम नहीं लेती। और वहाँ पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वह एकाएक जमा होने लगते हैं और लगातार वहाँ पर हड़कंप मच जाता है, लोगों का जमावड़ा लग जाता है। और यह बातें अब अखबार पत्र पर, न्यूज़पेपर पर, टीवी न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर लगातार चलने लगती है और लोग इस मामले को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो जो कार्यकर्ता थे सारे दलों के, वो वहाँ पर धावा बोल देते हैं, हंगामा करने लगते हैं कि आपको एफआईआर लिखनी पड़ेगी। इस पर जो बीकापुर के विधानसभा के विधायक हैं अमित सिंह जी, वो उस फैमिली से मिलकर उन्हें दिलासा देते हैं और कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात का तारीख ले रहे हैं और हम इस बच्ची को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। इस पर अभी मिलने की तारीख आई भी नहीं थी और जब लोगों में ये बात फैलती है कि यह परिवार योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे मुलाकात करने के लिए तारीख ले चुकी है, तो लोगों के काम करने की जो स्पीड थी वो 10 गुना बढ़ जाती है और फटाफट लोगों उस एरिया की जो पुलिस थे, जो पहले रिपोर्ट तक नहीं लिख रहे थे, उन्होंने फ़ौरन जो है मोईद खान और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार कर लेती है। 2 अगस्त 2024 को यह मुलाकात तय होती है। योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद लगातार इस केस में बढ़ोतरी होने लगती है। गिरफ्तारी तो होती ही होती है, उनके जितने ज़मीन है, जितने लीगल है, कितने इलीगल है, इनकी भी जांच होती है। और यही नहीं, जो इंस्पेक्टर्स इस एफआईआर को लिखने को राज़ी नहीं थे, उन्हें भी फ़ौरन सस्पेंड कर दिया जाता है। उनके सस्पेंड होते ही बाकी पुलिस कर्मियों में एकदम हड़कंप सा मच जाता है, वो लोग अपना काम ईमानदारी से करने लगते हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी नहीं रुकते, वो विधानसभा में अपने खड़े होकर कहते हैं, इस बच्ची की कहानी बयां करते हैं, अयोध्या के इस बदरसा गाँव के बच्ची की कहानी बताते हैं और यह भी कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है मोईद खान, इसीलिए शायद इसकी जांच नहीं हो रही है, इसीलिए शायद मामला ठंडा पड़ते जा रहा है। इस पर और ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं, उसकी जांच बहुत ज़्यादा एक्टिवली की जाती है और पता लगता है कि जिस बेकरी में उसका बलात्कार किया गया था वो बेकरी इल्लीगल है, उसे फ़ौरन बंद कर दिया जाता है। और योगी आदित्यनाथ जी हमेशा की तरह वहाँ पर बुलडोज़र चलवा देते हैं, जो कि एक इल्लीगल बेकरी थी, उसे वहाँ से हटवा दिया जाता है। इस पर जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी तरफ से ट्वीट करते हैं कि डीएनए टेस्ट की जाए और डीएनए टेस्ट के नतीजे के हिसाब से आरोपियों को सज़ा दी जाए, और अगर डीएनए जांच की खबर गलत आती है या नकली होती है तो इससे जुड़े गलत काम करने वालों को उसकी भी सज़ा दी जाए। इस तरीके का ट्वीट जो है वो अपने कार्यकर्ता के हित में कर रहे हैं या अनहित में कर रहे हैं, ये कुछ खास समझ नहीं आता। मगर उनका कहना है कि अगर ये केस झूठा है तो इसकी भी जांच हो, अगर ये केस सच्चा है तो इसकी भी जांच हो। इस तरीके के ट्वीट से लगातार सोशल मीडिया में भी एक तरीके का वॉर चल रहा है और कहीं ना कहीं से इस बच्ची को इंसाफ दिलाने की होड़ अब
चल चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से भी हम यही कहना चाहेंगे कि इस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। और हम इस वीडियो के माध्यम से एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि 14-15 साल से कम के बच्चों को, लड़कियों को हमेशा ये शिक्षा दी जानी चाहिए, चाहे वो स्कूल लेवल में हो, चाहे वो अगर स्कूल नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो घर के लेवल में हो, कि उन्हें गलत और सही, गुड टच, बैड टच, कि किस तरीके के झांसे में नहीं आना है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो किसी से डर के उसे छुपाने से वो और उनको हिम्मत मिल रही थी, इससे लगातार उसके साथ 2.5 महीने तक गलत होता रहा। अगर वो बच्ची हिम्मत जुटाकर सही समय में अपनी माँ को, अपनी बहनों को हिम्मत जुटाकर अपने साथ किए हुए गलत काम को बताती तो शायद ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ता, शायद वो गर्भवती नहीं होती। जिस पीड़ा से वो लड़की आज गुजर रही है उसे उस पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता। इस वीडियो को, इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी गलत या सही साबित करना नहीं है, केवल एक 12 साल की मासूम बच्ची की आप बीती आप तक पहुंचानी है। और हमें इस घटना से एक सीख भी लेनी है कि हमेशा बच्चों को सही गलत के बीच का फ़र्क समझाने की हमें ही कोशिश करनी चाहिए।